हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया है एम.जे. अकबर, प्राण चोपड़ा, आर.के. नारायण, राजमोहन गांधी। वेटिंग फॉर महात्मा यह लिखा गया है आर.के. नारायण के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। WTO की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 1995, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, और इन्हीं की याद में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1924, और इनका निधन कब हुआ था, 16 अगस्त 2018। दिल्ली के एम्स में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। यह होता है वृषण में, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन बिल्कुल राइट आंसर। हम लोग में भी भोजन संचित ग्लाइकोजन के रूप में ही रहता है। जीव जंतु में भी ग्लाइकोजन के रूप में ही भोजन संचित रहता है। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है। नेटिविटी चर्च यरूशलेम, बेथलहम, नजारत या रोम। वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा बेथलहम में। बेथलहम में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन पर गौर करेंगे, निर्जा भनौत पुरस्कार, चमेली देवी पुरस्कार, नायदुमा पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्जा भनौत पुरस्कार। निर्जा भनौत जो कि एयर होस्टेज थी, यह प्रारंभ किया गया था 1990 में। निर्जा भनौत पुरस्कार 1990 से प्रारंभ किया गया है और इसमें 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनों के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है। सुंदर सागर पुलिनों के लिए सुविख्यात है गोवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फुटबॉल का खेल किस रूप में भी जाना जाता है। फुटबॉल के खेल को किस रूप में जाना जाता है। रग्बी, पोकर, सॉकर, पिंग पोंग। फुटबॉल के खेल को सॉकर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रहता है, असमान होता है, अधिक या फिर कम या शून्य, जो भी आंसर होगा आप लोग बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समान, ऑप्शन नंबर ए। वे खनिज जिनसे धातुओं का सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है उसे कहते हैं। वे खनिज जिससे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है उसे कहते हैं। राइट आंसर अयस्क। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। एंथ्रासाइट कोयला अपने भारत में ज़्यादा नहीं पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत मिलता है, और यह उत्तम कोटि का कोयला होता है जिसमें 85% से अधिक कार्बन पाई जाती है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला को क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। कंस मेले का आयोजन किया जाता है वाराणसी, सर मथुरा, फतेहपुर सीकरी या फिर मथुरा। वाराणसी, सर मथुरा, फतेहपुर सीकरी या फिर मथुरा। कंस मेले का आयोजन जो किया जाता है या मथुरा में किया जाता है, कहाँ, मथुरा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1984 की ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कौन मारा गया था? 1984 की ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कौन मारा गया था? आंसर हो जाएगा जनरल सिंह भिंगरवाले। जनरल सिंह भिंगरवाले, इनका नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, बताएंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1972। पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं? तो 6। निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? सबसे गहरी झील वैकाल झील है, रूस में है, सही है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यह भी सही है, जिसपे डेनमार्क का अधिकार है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली है, यह भी सही है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मौजली द्वीप का निर्माण किया जाता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस ज्वालामुखी की अगर बात की जाए तो यह इटली में है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह कोटोपैक्सी होगा, जो कि इक्वाडोर में है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत दिए गए थे। निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है? आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है, ऑप्शन को देख लें, मैं टाइम ही देती हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेबरमास। किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? हेबरमास को आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है, हेबरमास को। क्वेश्चन नंबर 20, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक प्रक्रियावाद से संबंधित समस्या नहीं है जिसे नव प्रक्रियावाद को निपटाने की आवश्यकता है? बताइएगा। अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक प्रक्रियावाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव प्रक्रियावाद को निपटाने की आवश्यकता है? इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामवाद। ऑप्शन नंबर डी। हॉट मिल शुरू किया गया था। हॉट मिल शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था ये बताना है। हॉट मिल यह शुरू किया गया था 4 जुलाई 1996 को। 4 जुलाई 1996 को प्रारंभ किया गया था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हॉट मिल 4 जुलाई 1996 को प्रारंभ किया गया था। कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है, क्या फील होगा? थर्ड पार्टी कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है। आंसर हो जाएंगे सी। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? इसका नाम है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ऑप्टिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें से कौन सी सूर्य की परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है? अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी, उपरोक्त तीनों। कौन से सूर्य की परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है? अल्ट्रावायलेट सी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। हेलसिंकी सम्मेलन का संबंध किससे था? हेलसिंकी सम्मेलन जो कि यूरोपीय लोगों का ही यह सम्मेलन था, यूरोप के लोगों का सम्मेलन था और यह बाल्टिक सागर के समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया गया था 1974 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से है, बाल्टिक सागर के समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से था। ठीक है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ओजोन संरक्षण से है। 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन नंबर ए, बाकी इसे भी याद रखिएगा। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? डोलू कुनीथा किस राज्य से संबंधित है? यह है कर्नाटक से। कर्नाटक से। पंडित भवानी शंकर एक वादक हैं। पंडित भवानी शंकर का संबंध पंखावज से है। प्रोजेक्ट लून संबंधित है। प्रोजेक्ट लून का संबंध बेतार संचार प्रौद्योगिकी से है। बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। लगभग केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा 277 केल्विन। 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व अधिक तो आयतन कम होता है। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? संदर्भ
दिशा, दूरी, परिमाण। राइट आंसर परिमाण। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। प्रत्यास्था गुणांक की एसआई इकाई है, बताएंगे। प्रत्यास्था गुणांक का एसआई इकाई पास्कल है। दाब का ही मात्रक पास्कल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें की किरण पुंज होती है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए और राइट आंसर भी है, इलेक्ट्रॉन ही होगा। निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है। संपीड़ितता सबसे उच्च होती है, किसका होता है, तो यह होता है आपका गैस का। राइट आंसर गैस, और नहीं होता है ठोस में। NPK एक है, NPK जो मिश्रण है यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मिश्रण है। अब तो आंसर निकल गया होगा। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उर्वरक से NPK एक है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उर्वरक। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है अस्पायरोगायरा। पहले तो थैलोफाइटा में आता क्या है, तो सवाल आते हैं, थैलोफाइटा में सवाल आते हैं। अस्पायरोगायरा या तो सवाल है। मार्केंसिया, मार्केंसिया हमने इसे पढ़ा है, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा में आता है। जी हाँ, मार्केंसिया ब्रायोफाइटा में आता है, ब्रायोफाइटा जिसे उभयचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चारा, क्लैडोफोरा। यहाँ पे कारा कर लीजिए, कारा, कारा भी क्या तो सवाल ही है। क्लैडोफोरा यह भी सवाल है। तो यह सभी के सभी थैलोफाइटा में आते हैं, जो कि मार्केंसिया ब्रायोफाइटा में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है। आंसर हो जाएगा इकाइड, नोड, मेटा, ऑप्शन नंबर बी। और यह सब क्वेश्चन जो है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दिए हुए रहते हैं। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, उसी में से ये सारे के सारे क्वेश्चन रहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग चाहें तो मैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे मैं करवा दूँ, मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। पौधे की संरचना और कार्य दिया गया है। रंध्र, रंध्र के द्वारा क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन होता है, रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। जाइलम, जाइलम और फ्लोएम यह जटिल उत्तक है। जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा सभी दिशाओं में, जबकि फ्लोएम के द्वारा एक ही दिशा में। एक मिनट, जाइलम के द्वारा एक ही दिशाओं में और फ्लोएम के द्वारा सभी दिशाओं में परिवहन होता है। तो फ्लोएम हो जाएगा भोजन का परिवहन। जड़ के रोम के द्वारा जल का, माफ करिएगा, जलावशोषण होगा। एक बार फिर से मिलाते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन करने का काम, जाइलम जल का परिवहन, जैसे जाइलम जैसे जल, फ्लोएम भोजन का परिवहन, जड़ों के रोम के द्वारा जलावशोषण, जल का अवशोषण किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, एंथ्रैक्स के टीके की खोज किसने की। एंथ्रैक्स के टीके की खोज किसने की थी, बताएंगे। रेबीज के टीका की खोज, किन्वन की खोज, एंथ्रैक्स के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने की थी। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता या फिर टीकाकरण का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। वही रॉबर्ट कोच को भी ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कोच ने हैजा, एंथ्रेस, क्षयरोग के सूक्ष्मजीवों का पता लगाया था। हैजा, एंथ्रेस, क्षयरोग के सूक्ष्मजीवों की खोज की थी। इस कारण से ही रॉबर्ट कोच को 1905 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रॉबर्ट कोच को नोबेल पुरस्कार 1905 में दिया गया था। नेक्स्ट नाम है मॉरिस हिलमैन। मॉरिस हिलमैन, इन्होंने खसरा, गलसुआ जिसे मप्स कहते हैं, गलसुआ, खसरा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सब के टीका विकसित किया था।
एक बार फिर से सुनिएगा। खसरा, गलसुआ, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, यह सब का टीका इन्होंने विकसित किया था मॉरिस हीलमैन ने। क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 41। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोग को बताते ही चलूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। सेंडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सेंडोवा का युद्ध हुआ था आई थिंक 1866 में हुआ था। 1866, हाँ सही है, 1866 में हुआ था ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में, जिसमें पर्सा की जीत हुई थी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इस कारण से ही मुझे याद था। 1866 ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, जिसमें पर्सा की जीत हुई थी। क्लियर। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? कंपास की बात हो रही है, ना कि कपास की बात हो रही है। कंपास अरबों से। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? शिक्षा, वन, विद्युत, लॉटरी। यह आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग देंगे। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986 में आया था। इसी के द्वारा 1992 को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को दर्जा दिया गया था। LM सिंघवी समिति शॉर्ट नेम। इनका संबंध किससे है? दोहरी नागरिकता से। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता से संबंधित है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? CAG की चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 प्रथम पूछा जा रहा है, तो वी नरहरि राव बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, वी नरहरि राव भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253, और यह बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। जहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर मैं ज़्यादा फोर्स करती हूँ, 2-3 बार उसे मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों को भी साथ साथ याद हो सके। शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल प्रतिनिधि में से किन देशों में कार्यरत है? शैडो कैबिनेट या फिर छाया मंत्रिमंडल का संबंध जो है विपक्षी दल से है, और यह कार्यरत है ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड से। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। अपना भारत में भी है दक्षिण का प्रायद्वीप। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कहलाती है? बिल्कुल आसान प्रश्न। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहलाती है कोंकण। ऑप्शन नंबर डी। मालाबार केरल के तट को कहते हैं कोरोमंडल। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट। उत्तरी सरकार तट कहते हैं उड़ीसा के तट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? नंदा देवी, यह तो है उत्तराखंड में। कामेत, यह भी अपने भारत में ही है। नामचंद्रवा अरुणाचल प्रदेश, यह भी अपना भारत में है। जबकि अन्नपूर्णा नहीं है। अन्नपूर्णा, मकालू, यह सब कहाँ है? तो यह नेपाल में है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कामेत नंदा देवी, तो उत्तराखंड में है, अपना भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं या फिर इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, यह सब आग्नेय सेल से ही मिलती है। वही अब सादे चट्टान में क्या प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम, कोयला, यह सब या जो है जीवाश्म सहित चट्टान है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, और यह जो है जीवाश्म रहित, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण अवसादी में, अवसादी चट्टान का रूपांतरण कांतित में, और कांतित चट्टान का भी रूपांतरण होता है कांतित में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी लद्दाख क्षेत्र से होकर नहीं बहती है? क्वेश्चन क्या है? लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है, लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है, तो सिंधु तो बहता ही है। सिंधु सिर्फ और सिर्फ कहाँ बहता है? लद्दाख में ही, अपने भारत के सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में ही बहती है। और इसके साथ ही श्योक नदी भी लद्दाख क्षेत्र से होकर के बहती है। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है,
गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो कहते हैं जूट या फिर पटसन को। जूट या फिर पटसन को कहते हैं। ऑप्शन में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया? किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया? तो यह घोषित किए थे बाल गंगाधर तिलक। एक मिनट, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने गणेश उत्सव को प्रारंभ किया था 1893 में। 1895 शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया था। केसरी और मराठा इनकी प्रमुख पत्रिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो जानते ही होंगे, ये तो महात्मा गांधी के गुरु हैं। एमजी रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल से मिलता है? सती प्रथा का पहला प्रमाण भानुगुप्त का एरन अभिलेख से, भानुगुप्त का एरन अभिलेख से प्राप्त होता है और यह संबंधित हो जाएगा गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि सती प्रथा का अगर बात की जाए तो लोथल से भी इसका साक्ष्य मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। आप लोगों ने सुना होगा जुगल सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भी सती प्रथा प्रचलन में था। सती प्रथा को बंद किया गया 1829 में राजा राम मोहन राय के समय। राजा राम मोहन राय के द्वारा, माफ करिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। ठीक है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा शामिल नहीं था? शाक, लिच्छवी, योधेय शामिल नहीं था। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। 50 क्वेश्चन कल सुबह मैं अपलोड कर दूंगी, उसे आप लोग देख लीजिएगा डिस्कशन के साथ, उसे मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ? 50 क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली प्रैक्टिस सेट आता है उसे भी मैं कवर करते चलूंगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 और यह खत्म हुआ था दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो कि पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था 7 अप्रैल 1934 को। हालांकि बीच में स्थगित भी हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर भाग लेने के लिए गए थे, तो बीच में स्थगन करना पड़ा, फिर बाद में फिर से चालू कर दिया गया और यह पूर्ण रूप से समाप्त हुआ 7 अप्रैल 1934 को। इसे ध्यान रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसका मिलान गलत है? पदाधिकारियों का वेतन दूसरी अनुसूची, राष्ट्रवाद प्रतिनिधि पांचवी अनुसूची। जी नहीं, राष्ट्रवाद प्रतिनिधि की जो चर्चा है यह चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा सातवीं अनुसूची। जी हाँ, यह सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अनुसूची को कवर कर लेते हैं। प्रारंभ में अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो 8। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 12। 9वीं अनुसूची, जिसे पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे ऐड किया गया था। 10वीं अनुसूची 1985 में, 52वीं संविधान संशोधन 1985, 11वीं 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के साथ इसे शामिल किया गया था। तो कंप्लीट कर लेते हैं 12वीं अनुसूची। पहला में क्या है बताएंगे? केंद्र, राज्य, यह सब का नाम दिया गया है, राज्य क्षेत्र का नाम है। दूसरे में वेतन की चर्चा है। तीसरे में शपथ है। चौथे में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। 5वीं एससी एसटी की चर्चा किया गया है। 6ठा में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की चर्चा किया गया है। 7वें विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची की चर्चा मिलती है। 8वीं में 22 भाषा की चर्चा किया गया है, जिसमें इंग्लिश राजधानी शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची यह भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। 10वीं दल बदल से संबंधित है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे ऐड किया गया था। 11वां संबंधित है पंचायती राज से, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और 12वां है नगर पालिका से संबंधित, जिसे 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे शामिल किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत
की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? मैं कई बार बोली हूँ, इस प्रस्तावना को कम से कम याद कर लीजिएगा, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को एक बार सुना देती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो इतने सारे चीज़ का चर्चा किया गया है। संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। कौन कौन सा था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता की चर्चा किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं फास्ट तरीके से बताती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? प्रारंभ में चुने गए थे बंगाल से, जब देश आज़ाद हो गया था तब चुने गए थे बम्बई प्रेसिडेंसी से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की किस राज्य से संबंधित सभा के लिए चुने गए थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता नहीं, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अपने भारत में एक हरी नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान की 3 सूचियाँ, यह अमेरिका से नहीं लिया गया है। आप लोग को पता है कि समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, अवशिष्ट सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। न्यायपालिका की 3 द्वैधता, यह भी गलत है। संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, हाँ यह सही है। संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत और अमेरिका दोनों में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया है? अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया है? तो भंग किया गया है 8 बार। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 बार। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। करदांग मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देती हुई हूँ। मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि मैं खुद भी इससे ही रिवीजन किया करती हूँ। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? नहरकटिया नुनमाती बरौनी पाइपलाइन। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? नहरकटिया नुनमाती बरौनी पाइपलाइन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सोना कोलार के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कोलार जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। कोलार जो क्षेत्र है सोना के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड या कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गुटुर लौह नहीं, गुटुर आंध्र प्रदेश में, और यहाँ तो लाल मिर्च के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। लाल मिर्च यहाँ से काफ़ी निर्यात भी किया जाता है। और ऐसे अगर देखा जाए तो यह मैग्नेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नेटाइट के लिए यह प्रसिद्ध है, ना कि लौह अयस्क के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा पन्ना। पन्ना का संबंध हीरा से है जो कि मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना है। गुजरात ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। ना, गुजरात ताप विद्युत केंद्र यह तो अपना गुजरात में ही होगा, मध्य प्रदेश में क्यों? यह गलत है।
कुडनकुलम नाम के विद्युत केंद्र केरल में स्थित है, यह भी गलत है। तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में, यह भी गलत है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे को देख लीजिए। कुडनकुलम कहाँ है, तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, तालचर उड़ीसा में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और एक और है रावत भाटा जो कि राजस्थान में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर ऑप्शन नंबर ए। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के बांगड़ क्षेत्र पश्चिमी हरियाणा पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेतक है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। BSHW ऑप्शन नंबर ए। नुब्रा और हुंजा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं। नुब्रा और हुंजा या तो सिंधु नदी की सहायक नदी है, केन बेतवा चंबल या तो यमुना की सहायक नदी है, दामोदर या तो हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है। आंसर हो जाएगा मरीन समुद्र तट जो कि कहाँ है, चेन्नई में। मरीन समुद्र तट जो कि सबसे लंबा तट है, और यह कहाँ है, तो चेन्नई में। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन ग्रंथ अपनाने का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाए थे, उनका उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। ऑप्शन नंबर सी, परिशिष्ट पर्वन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चले गए थे और श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्याग दिए थे सलेखन विधि के दौरान। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। किसने, नन्नुक ने। नन्नुक बिल्कुल राइट आंसर। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। चांदी के सिक्का को कहा जाता था दिरहम। क्या कहा जाता था, दिरहम। एक तरफ संस्कृत में और एक तरफ अरबी में लिखा गया था। किनके सिक्कों पर, तो यह हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहला आक्रमण 1001 में, 1000 या फिर 1001 में इनका पहला आक्रमण था महमूद गजनवी का। 1025 में बहुत इंपॉर्टेंट सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूटा था महमूद गजनवी ने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। यह आया था 712, जो कि अरब का रहने वाला था। सबसे पहले जजिया कर इसने ही लगाया था। शेर शाह जिन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में, 1539 में चौसा का युद्ध। हुमायूं को पराजित किया था 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, जिसमें हुमायूं को भारत निष्कासित होने पर मजबूर कर दिया था। इनका शासनकाल है 1540 से 1545। अंतिम अभियान कालिंजर अभियान, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के बारे में तो जानते ही होंगे। 1556 से 1605 इनका अंतिम अभियान है। 1601 में असीरगढ़ का पेटीकोट प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था। हरम दल से मुक्ति 1562 में बैरम खां का पतन हुआ था। 1560 में ही दास प्रथा को अंत किया था। 1563 में तीर्थ कर को समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अगर अकबर की ओर जाए तो बहुत सारे प्रश्न निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख था। दीवान ए इंसा यह पत्राचार विभाग था। पत्राचार विभाग था, और इसके विभाग का प्रमुख जो होते थे दबीर ए खास बिल्कुल राइट आंसर है, दबीर ए खास। दीवान ए कोही का संबंध हो जाएगा कृषि विभाग से, और यह किसने लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए कोही कृषि विभाग से, कृषि से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। दीवान ए खैरात जो कि एक सरकारी अस्पताल था, और यह लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान ए अर्ज बलबन ने, जो कि यह सैन्य विभाग था, और इसे पुनर्गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? काकोरी षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। और इसका प्रमुख अभियुक्त जो थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, और एक लाहिड़ी नाम है राजेंद्र लाहिड़ी, हाँ राजेंद्र लाहिड़ी, और एक है अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, जो कि प्रथम मुस्लिम हैं जिन्हें फांसी दी गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। शब्द इंपीरियल प्रोफेरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रोफेरेंस का प्रयोग किया जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कैप्टन स्लीमैन। ठगों के दमन कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी। ठगों का दमन जो हुआ था 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड एलन वरो के समय। लॉर्ड एलन वरो रविवार की छुट्टी इसी के समय प्रारंभ हुआ था। सिंध का विलय भी इसी के समय 1843 में ही किया गया था। फ्रांसिस डे ने मद्रास का संस्थापक, हाँ सही है, फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। रॉल्ट ओंगियार ने बम्बई की स्थापना की थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 बिल्कुल राइट आंसर है। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया क्योंकि डिस्कशन आज हमने करवा दिया, मौसम सही किए हुए था इस कारण से ही। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1765 को शिवाजी और जयसिंह के बीच। संगोला की संधि हुई थी 1750 में। सूरत की संधि 7 मार्च 1775। देवगांव की संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 को। और भी संधि याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर निकला 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच में, और एला सापल की संधि के तहत यह समाप्त हुआ था। एला सापल की संधि 1748 में हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था। यह कब से कब तक चला था? 1749 से लेकर के 1754 तक, और यह समाप्त हुआ था पांडिचेरी की संधि के तहत। और यह पहला जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए। तीसरा याद रखिएगा 1756 से लेकर के 1763, और यह समाप्त हुआ था पेरिस की संधि, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, 1756 से 1763। एला सापल की संधि 1748, पांडिचेरी की संधि 1754, पेरिस की संधि 1763 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कर्नाटक युद्ध हमने कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मैसूर युद्ध को भी कंप्लीट करवा देंगे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। जी हाँ, सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। जी हाँ, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से ही, लॉर्ड डलहौजी के समय। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। जी हाँ, यह भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? ना, विरोधक तो यही थे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त भी किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत दिया गया है। मिरातुल अखबार संवाद कौमुदी इनकी प्रमुख पत्रिका है। इनकी मृत्यु 1833 में हो गई थी ब्रिस्टल में। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जुड़ा गलत है? कल इसके बारे में डिटेल से बता दूंगी 50 क्वेश्चन में, उसे आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इसे देख लेते हैं। मध्य प्रांत में प्रधानमंत्री NB खड़े बने थे। मद्रास सी राजगोपालाचारी, उड़ीसा BG खड़े, असम सादुल्ला। सभी सुमेलित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत दिया गया है। केवल 3 हो जाएंगे। असम सादुल्ला ऐसा ही है। मद्रास के सी राजगोपालाचारी, मध्य प्रांत के NB खड़े। कल मैं इसका डिटेल बता दूंगी। ठीक है। न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1971। प्रिवी काउंसिल को समाप्त किया गया था 26वां संविधान संशोधन 1971 को। ऊंचाई वाले स्थान पर जी मिचलाना किसके कारण होता है?
जी मिचलाना यह होता है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ऑक्सीजन की कमी। यही राइट आंसर होने चाहिए और है भी, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ऑक्सीजन की कमी। एंडीज एजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? एंडीज एजिप्टी मच्छर को कहा जाता है क्या? टाइगर मच्छर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? देख लेते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और जीका। डेंगू, चिकनगुनिया और जीका उपयुक्त सभी। जापानी एन्फ्लैटिस भी दिया रहता है जो कि इसमें शामिल नहीं है, खास करके ऑप्शन में वो रहता है, उसे आप लोग अलग करेंगे। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 340। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 40। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया? नंगी हड़ताल यह हुआ था छपरा में। लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातत्वविद ने लगाया था? नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता कनिंघम ने। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा, बिल्कुल, और सोरे के लिए विद्रोह भी हुआ था जिसे नोनिया जनजाति के द्वारा अंजाम दिया गया था। यहाँ सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने दिया? यह दे दिया था मीर जाफर ने। इसे अंग्रेजों का गीदड़ कहा जाता है। गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गया नदी या तो फल्गु नदी के किनारे है, फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी कह लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ ने दिया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इन्होंने परिभाषित किया था, और रॉबिन्स ने समाजवादी और J.M. क्रेन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? सांख्यिकी आंदोलन का जनक माना जाता है PC महालनोबिस को। अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? अनवरत योजना के दौरान किस नीति का? गांधीवादी नीति का। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति RBI और राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1951। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। जी हाँ, महंगाई मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? महंगाई भी कहते हैं। रुपये की विनिमय दर कमजोर हो जाती है। जी हाँ, उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आज थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, इसके लिए सॉरी। आप लोग वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? भूटान ने। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, मैं वहाँ PDF अपलोड कर देती हूँ, लेकिन कुछ ही समय के लिए PDF अपलोड टेलीग्राम चैनल पर रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।